तो नमस्कार, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए आज हम जानेंगे सीटेट में गणित। आज का पहली टॉपिक है। यह टॉपिक का नाम है गणित की प्राकृतिक और तार्किक चिंतन। देखिए, सीटेट में मैथ पेडागोजी बहुत महत्वपूर्ण होती है। 15 से 20 क्वेश्चन मैथ पेडागोजी का आता है। तो देखिए, हम जितने क्वेश्चन कराएंगे टॉपिक वाइज ही कराएंगे। आज ये पहली क्लास है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। कह रहा है, गणित की प्रकृति कैसी होती है? अस्वाभाविक, तार्किक, सजावटी, कठिन। देखिए, जो गणित की प्रकृति होती है हमेशा कैसी होती है? तार्किक होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तार्किक। ये तार्किक होती है। गणित की अपनी एक निश्चित भाषा, पद और संरचना होती है। इनमें हर परिणाम कार्य कारण से संबंधित टीका होता है, इसलिए इसकी प्रकृति पूरी तरह से तार्किक होती है, अर्थात लॉजिकल होती है। ठीक ना? आइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है बच्चों की सोच प्रक्रिया का गणितीकरण करना। बी है सूत्रों को याद कराना। सी है उच्च गणित के लिए तैयार करना। और डी केवल परीक्षा में अच्छे अंक लाना। केवल शब्द आ गया तो निगेटिव है, ये तो पहले कट जाएगा। सूत्रों को याद करना, ये भी निगेटिव है, ये भी कट जाएगा। उच्च गणित के लिए तैयार करना, ये जरूरी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बच्चों की सोच जो है उसको, उस प्रक्रिया को गणितीकरण करना ही जरूरी है। ठीक ना? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित का उद्देश्य बच्चों को भारी सूत्र रटाना नहीं होता है, बल्कि उसे सोचने, समझने और निर्णय लेने का तरीका गणितीकरण कहलाता है। ठीक ना? आइए प्रश्न नंबर 2 देखते, तीसरा देखेंगे। गणितीय ज्ञान की मुख्य विशेषता क्या है? यह अनिश्चित होता है। गलत बात। यह सटीक, क्रमबद्ध और तार्किक होता है। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक ना? यह सटीक, तार्किक और क्रमबद्ध होता है। तो इस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। गणित का ज्ञान अनिश्चित या काल्पनिक नहीं होता है, हमेशा परिणाम उसमें निकलता है। ठीक ना? जैसे 2 + 2 4 होगा, कभी 3 या 2 5 नहीं हो सकता है। ठीक ना? यह एक क्रम से चलता है, 1 2 3 4 5 ऐसे चलता है। ठीक ना? आइए प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है, यह कथन किसका है? रोजर बेकन, जॉन लॉक, प्लेटो और हेगन। तो देखिए, ये जो है गणित सभी विज्ञानों का द्वार कुंजी है, ये बात कहने वाले रोजर बेकन है। ठीक ना? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है, कथन किसका है? तो देखिए, ये कथन जो है जॉन लॉक ने दिए। ठीक ना? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, इनके अनुसार गणित केवल संख्या का खेल नहीं है, बल्कि यह बच्चों के मन में तर्कसंगत सोचने और निर्णय लेने के आदत पर भी निर्भर करती है। ठीक ना? आइए प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। प्राथमिक कक्षाओं में गणितीय अवधारणा मुख्य रूप से किस प्रकार की होती है? तो देखिए, जो प्राथमिक कक्षा में जो गणितीय अवधारणा है, यह मुख्य रूप से अमूर्त होती है। ठीक ना? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमूर्त होती है। जैसे संख्या, स्थान, मान, संबंध। ठीक ना? जो दिखाई नहीं देता है, ठीक ना, वह अमूर्त कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। गणितीय विचार एवं नियम किस पर आधारित होते हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 है सामान्यीकरण और तर्कशीलता पर। ठीक है। केवल रटने पर नहीं, सामाजिक परंपराओं पर भी नहीं, अंधविश्वासों पर नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना? प्रश्न नंबर 8 देखेंगे।
गणित में अमूर्तता से क्या तात्पर्य है? तो देखिए, अमूर्तता का मतलब होता है जो मतलब दिखाई नहीं देता है, वह विचार किया जाता है, ठीक ना। प्रतीक के माध्यम से विचार करते हैं और उसको समझते हैं। जैसे हम बोल देते हैं प्लस, तो क्या दिखाई देता है का? बाद में हम लिखते हैं तब ना। ये सब विचार किया जाता है कि प्लस में एक बड़ी एक बेड़ा पाई और एक खड़ी पाई होती है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। गणित की भाषा की मुख्य विशेषता क्या है? यह सटीक, स्पष्ट और संक्षिप्तता होती है, ठीक है। तो गणित में क्या होता है? सटीकता होती है, स्पष्टता होती है और संक्षिप्तता होती है, ठीक ना। जैसे 2+2 = 4 ही होगा, ठीक ना। या स्पष्ट रूप से 4 ही होगा, कभी 5 कोई इसमें नहीं कह सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 10 है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों में स्थानिक समझ विकसित करने से क्या लाभ होता है? तो देखिए, जब स्थानिक समझ विकसित करने की बात आती है तो आकृति और उनके संबंधों को समझने में मदद मिलती है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। केवल और भाषा सुधार और लिखने की गति से कोई मतलब नहीं है। देखिए, आकृतियों, उनके आकार, दिशा, ठीक ना, ये सब आसानी से समझा जा सकता है। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। गणित शिक्षण में पदानुक्रमित प्रकृति का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर 1 है, नई अवधारणाएं पिछली अवधारणाओं पर आधारित होती है। ये बात बिल्कुल सी ठीक है, ठीक ना। और सभी पाठ एक दूसरे से अलग होते हैं, ऐसी कोई बात। कठिन शब्द आ गया निगेटिव, केवल आ गया तो निगेटिव। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित की शिक्षा का संकीर्ण उद्देश्य क्या है? संख्यात्मक कौशल का विकास करना, स्वतंत्र चिंतन विकसित करना, अमूर्त विचारों का निर्माण करना और गणितीय समस्या समाधान की क्षमता। तो देखिए, संकीर्ण उद्देश्य इसका मतलब हो गया कि संख्यात्मक कौशल का विकास करना, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। केवल रोजमर्रा की गिनती, जोड़, घटाव, ठीक ना, या बुनियादी संख्यात्मक कौशल सिखाना गणित का संकीर्ण अर्थात बुनियादी उद्देश्य होता है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षा का ऊंचा उद्देश्य क्या है? तो देखिए, बच्चे में संसाधनों का विकास करना ताकि वह तार्किक ढंग से सोच सके। ये बात बिल्कुल सही है। ये केवल शब्द, और केवल शब्द क्या है? निगेटिव होता है। व्यवसायिक कुशलता की बात ही नहीं होगी, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। गणितीय तर्क के दो मुख्य प्रकार कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 है आगमनात्मक तथा आगमनात्मक तर्क तथा निगमनात्मक तर्क, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आगमनात्मक तर्क तथा निगमनात्मक तर्क, ठीक ना। ये दो पहलू होते हैं। आगमनात्मक तर्क का मतलब होता है उदाहरण से नियम की ओर, और निगमनात्मक तर्क का मतलब होता है नियम से उदाहरण की ओर। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 15, एक गणितीय कथन की क्या विशेषता होती है? देखिए, गणित वह होता है जो पूर्ण सत्य होता है, उसमें तार्किक रूप होता है, ठीक ना। जो भी होता है वो सत्य होता है, असत्य की बातें नहीं होती है उसमें। वह या तो पूर्ण सत्य होगा या अपूर्ण असत्य, ठीक बात है। या तो सत्य जो भी लगाओगे 2+2, तो ये 4 सत्य हो सकता है। 2+2 ये 5 आ जाएगा, तो ये असत्य है, पूर्णतः असत्य है, पूर्णतः सत्य है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में गणितीय अवधारणा सिखाने का सही क्रम क्या है? बताइए, सही क्रम क्या है? पहले एक्सपीरियंस, फिर लैंग्वेज, फिर पिक्चर, अंत में सिंबल, ठीक ना। यस पी पी नहीं आएगा, एक्सपीरियंस के बाद लैंग्वेज आता ना, यह ELPS। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे।
ELPS सिद्धांत में ई का क्या अर्थ है? तो ई का मतलब होता है एक्सपीरियंस ना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर खुद ही बड़ा करके दे दिया है। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। ELPS सिद्धांत में यस किसे निरूपित करता है? तो यस का मतलब होता है एक्सपीरियंस होता है, लैंग्वेज और क्या होता है एक पिक्चर और सिंबल। तो यह सिंबल को निरूपित करता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। गणितीय अवधारणाओं को मूर्त से अमूर्त बनाने के लिए शिक्षक को किसका प्रयोग करना चाहिए? तो देखिए, हमेशा शिक्षक सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मूर्त अधिगम जो अर्थात जो मूर्त शिक्षण अधिगम सामग्री जैसे अबेकस है, जियोबोर्ड है, ब्लॉक्स है, ठीक ना, यह अमूर्त विचारों को बच्चों की आंखों के सामने दृश्य और वास्तविक बनाती है। आइए प्रश्न नंबर 20 देखेंगे। डीन ब्लॉक्स का प्रयोग मुख्यतः किस अवधारणा को सिखाने के लिए किया जाता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है स्थान मान और जोड़ घटाव। ठीक है, डीन ब्लॉक्स में स्थानीय मान या जोड़ घटाव के बारे में किया जाता है। केवल शब्द आ गया, समय देखने के लिए नहीं, प्रायिकता प्राप्त करने के लिए नहीं, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 21 देखेंगे। प्राथमिक स्तर पर भिन्न की अवधारणा शुरू करने का सही तरीका क्या है? किसी वस्तु के हिस्सों या टुकड़े को के ठोस अनुभव से। ठीक है, मान लो कोई वस्तु है, उसको मान लो कोई वस्तु, इसको छोटे छोटे भागों में काट दो। पहले एक था, अब 1/4 भाग, एक निकालोगे 1/4 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, 1/5 भाग, जितना रहेगा उतना लिख सकते हैं, ठीक ना। तो छोटे छोटे टुकड़ों में करके समझा सकते हैं बहुत आसानी से। आइए प्रश्न नंबर 22 देखेंगे। जियो बोर्ड का प्रयोग किस गणितीय अवधारणा को सिखाने में सबसे उपयोगी है? तो देखिए, द्विविमीय आकृति 2D शेप और उनके गुण। तो इसी के लिए ऑप्शन नंबर ए के लिए सही होता है जियो बोर्ड, और गिनती और भिन्न और आयतन के लिए नहीं। देखिए, जियो बोर्ड रबड़ बैंड लगाकर बच्चे वर्ग, आयत, त्रिभुज, ठीक ना, 2D आकृति जैसे किनारों कोनों को समझते हैं इससे, ठीक है। इसमें जियो बोर्ड में कील लगी होती है, उसमें रबड़ लगा करके एक कील से दूसरे कील ले जाएंगे तो त्रिभुज बन जाएगा। रबड़ से 4 कील पर रखेंगे तो चतुर्भुज बन जाएगा। आयत बनाना है तो 2 वाला बड़ा और 2 उधर से, और 2 उधर एक छोड़ करके फिर लगाएंगे तो आयत बन जाएगा। ऐसे समझा जाता है, ठीक ना, 2D। आइए प्रश्न नंबर 23 देखेंगे। डार्ट पेपर का उपयोग बच्चों के किस समझ को विकसित करने के लिए किया जाता है? तो देखिए, जो डार्ट पेपर होता है सिमेट्री का और परावर्तन मतलब रिफ्लेक्शन के लिए और सममिति के लिए, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। केवल शब्द आ गया भाग विधि और समस्या समाधान के लिए, बिल्कुल नहीं। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 है, एबेकस अर्थात गिनतारा का प्रयोग प्राथमिक स्तर पर किसमें मदद नहीं करता है? तो देखिए, जो नहीं मदद करता है किसमें, कथन वाले प्रश्नों में, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, कथन वाले प्रश्नों को पढ़ाने में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या दिया है, क्या बना है भाई। प्रश्न नंबर 25 है, गणित की कक्षा में सक्रिय भागीदारी से क्या तात्पर्य है? तो देखिए, जो सक्रिय भागीदारी का मतलब होता है बच्चे स्वयं खोजबीन करें और वस्तु जो है जोड़े तोड़े और चर्चा करें उस पर। मान लीजिए कोई वस्तु, उसको जोड़ के तोड़ के फोड़ फाड़ के इधर छितरा के फिर उसको जोड़े, स्वयं खोजबीन करे, वही सक्रिय भागीदारी होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा इसका। आइए प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। गणित की संख्यानात्मकता का क्या अर्थ है? तो देखिए, इसका मतलब होता है दैनिक जीवन में संख्याओं और गणितीय
कौशल का प्रयोग करने की क्षमता। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कई ऑप्शन सब दे दिए हो। प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तक कैसी होनी चाहिए? दैनिक जीवन से जुड़ी और बाल केंद्रित। ठीक है, हमेशा बाल केंद्रित होनी चाहिए, दैनिक जीवन से जुड़ी हुई होनी चाहिए, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 28 देखेंगे। दिमाग खराब करके रखे हो तुम लोग। गणितीय बातचीत का कक्षा में क्या महत्व है? यह बच्चों को अपने गणितीय विचारों को स्पष्ट और संगठित करने में मदद करती है। बात ठीक है। इसमें कक्षा का अनुशासन बिगड़ता है ऐसी कोई बात नहीं, केवल शब्द का नेगेटिव काम बढ़ता है ऐसी कोई बात नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा इसका। आइए प्रश्न नंबर 29 देखेंगे। गणित में खुले सिरे वाले प्रश्न का उद्देश्य क्या होता है? खुले सिरे वाले जो प्रश्न होते हैं बहुदिशात्मक सोच वाले होते हैं, ठीक ना। और यह रटने के बजाय यह सोचने पर प्रेरित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। पर 30 देखेंगे। ऐसी दो संख्याएं बताइए जिनका गुणनफल 24 है। यह किस प्रकार का प्रश्न है? जब गुणनफल 24 मतलब कर रहा है कि ऐसी दो संख्या, मतलब कई प्रकार से हम बता सकते हैं 24 गुणनफल। तो अर्थात यह खुला प्रश्न होगा ना, खुला अंत वाला प्रश्न। जैसे मान लीजिए 12 गुणे 2 24, 6 गुणे 4 बराबर 24, ठीक ना। और 12 8 गुणे 4 24 है ना, 3 सॉरी 8 तरीके 24, ठीक ना। तो खुला है, कई प्रकार से है तो खुला होता है। सिर्फ एक ही प्रकार होगा तो बंद होगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। आगमन विधि का मुख्य सूत्र क्या है? आगमन विधि में क्या होता है? उदाहरण से नियम की ओर। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा इसका। और निगमन में नियम से उदाहरण की ओर, ठीक ना। निगमन विधि में शिक्षण विधि या शिक्षण किस दिशा में होता है? तो ये देखिए नियम से उदाहरण की ओर, ठीक ना। प्राथमिक स्तर पर गणित सिखाने के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त मानी जाती है? तो आगमन विधि, उदाहरण से नियम की ओर लेकर जाएंगे, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। किसी समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर हल करना किस विधि का हिस्सा है? छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे तो यह एक किसका है? विश्लेषण विधि का। पहले भी एनालिसिस करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? उसको हल करेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में करके। प्रश्न नंबर 35 है। ज्ञान और ज्ञात जानकारी को मिलाकर किसी नए निष्कर्ष पर पहुंचना कौन सी विधि है? तो देखिए जो है संश्लेषण विधि होती है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। देखिए आज का जो क्वेश्चन बनाए हुए हैं ना, बहुत गड़बड़ बनाए हुए हैं। ऑप्शन क्या कर दिए है कि एक ही ऑप्शन ज़्यादा सही कर दिए हैं, ये सबसे बड़ी गलती है। और क्वेश्चन तो बहुत बेहतर है, लेकिन जो परीक्षा में पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आएगा तो आप लोग आसानी से कर ले जाएंगे। लेकिन समस्या यही है कि बस एक ही ऑप्शन सही किए हुए हैं, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आप लोग अगली क्लास में ऐसी गलती नहीं करने देंगे हम लोग। आइए प्रश्न नंबर 36 देख लेते हैं। ज्यामिति के प्रमेयों को सिद्ध करने के लिए समांतर किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, निगमन और विश्लेषण विधि, ठीक ना। प्रश्न नंबर 37 है। गणित में खेल और पहेलियों का उपयोग क्यों किया जाता है? तो देखिए किया जाता है गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और समस्या समाधान कौशल को विकसित करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वैन हिले, क्वेश्चन सही करने, वैन हिले का सिद्धांत किससे संबंधित है? संख्या प्रणाली, ज्यामितीय चिंतन, बीजगणितीय मापन। तो देखिए किससे है? ज्यामितीय चिंतन से, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। वैन हिले के 5 स्तर है, ठीक ना। सीखने के कितने स्तर? 5 अलग अलग स्तर। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 39 है। वैन हिले के अनुसार ज्यामितीय चिंतन का पहला स्तर 0 कौन सा है? तो देखिए जो पहला स्तर होता है इनका चाशोचीकरण, ठीक ना। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 40 देखते हैं। जब बच्चा किसी आकृति को
उसके रूप या बनावट के आधार पर पहचानता है, जैसे समोसे को देखकर त्रिभुज कहना, तो वह वैन हेले के किस स्तर पर है? तो वैन हेले का यह पहले स्तर पर है, मतलब देख करके पहचान रहा है, चासुचीकरण पर। ठीक ना। तो टोटल 40 क्वेश्चन हम कराए हुए हैं, 10 और करा देते हैं। चलिए 10 और करा देते हैं। गणित सीखने में बच्चों द्वारा की जाने वाली गलतियाँ क्या दर्शाती है? तो देखिए, जो दर्शाती है वे बच्चों की सोच और सीखने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। मतलब जितना गलती बच्चा करेगा उतना उसको सोचने की क्षमता होगी और सीखने की क्षमता होगी। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। यदि कोई बच्चा 35 + 28 = 513 लिखता है, तो वह उसकी त्रुटि का मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो देखिए, वह स्थानीय मान समझ नहीं पा रहा है। ठीक ना। तो ऑप्शन इसका जो हो जाएगा पुनर्समूहन और स्थान मान की समझ की कमी। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा इसका। आइए प्रश्न नंबर अगला। वो बच्चा क्या कर रहा है ना कि 8 और 5 को ऐसे 28 और 35 है ना, 8 5 13 और 5 ऐसे रख रहा है। ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणित में भ्रांति और त्रुटि में क्या अंतर है? देखिए, भ्रांति अवधारणात्मक समझ में कमी का कारण होती है, जबकि त्रुटि ध्यान न देने अथवा असावधानी से होती है। ठीक ना। भ्रांति जो अवधारणा नहीं समझेगा तब भ्रांति होगी, और ध्यान नहीं दिया गया तो त्रुटि होगी। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। गणित की कक्षा में समावेशी वातावरण बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो देखिए, जो है सभी बच्चों के व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण विधियों और TLM का प्रयोग। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा इसका। आइए प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। एक दृष्टिबाधित छात्र के लिए गणित की कक्षा में कौन सा उपकरण सबसे उपयुक्त है? तो देखिए, सबसे अच्छा उपकरण जो होगा वह टेलर का अबेकस और जियो बोर्ड। ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। केवल शब्द आ गया तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक ना। बिना आँख मूंद करके उसको काट दीजिए। प्रश्न नंबर 46 देखेंगे। गणित में रचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो गणित की कमियों का पता लगाना और शिक्षण में सुधार करना, ये सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है गणित का। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 47। गणित भय या गणित का डर का मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो देखिए, प्रतीकात्मक भाषा का प्रभुत्व और अमूर्त प्रकृति। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 48 देखेंगे। गणितीय समस्या समाधान में हेरिस्टिक दृष्टिकोण का क्या अर्थ है? स्वयं खोज करने और अन्वेषण द्वारा हल खोजने की रणनीति। प्रश्न नंबर 49 देखें। NCL 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित की कक्षा कैसी होनी चाहिए? जहां बच्चे प्रश्न पूछे आनंद लेने का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र हो। ठीक ना। तो आइए प्रश्न नंबर 50 देखेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन है। कल इसी टॉपिक का क्वेश्चन कराएंगे और हार्ड लेवल का। उसमें ऑप्शन 1 नहीं होगा, ज़्यादा ध्यान रहे। गणित में सफलता पाना हर बच्चे का अधिकार है, यह विचार किस दस्तावेज की प्रमुखता से दिया गया है? तो देखिए, NCL 2005 के अनुसार दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, किसी और से नहीं। ठीक ना। तो देखिए, टोटल 50 क्वेश्चन हुए। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।